Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you class 11th physics and chapter number 8. Chapter name is gravitation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ क्लास 11 में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। और यदि आप इस चैप्टर को ठीक से अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक करके जो यूनिट है उससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो चैप्टर को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के हिसाब से भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेविटेशन होता क्या चीज़ है, जैसे आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशन जो होता है वो स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फिनोमिना को ही बोला जाता है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और एक ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, और मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के कारण में ऐसा हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये चौक को ऊपर फेंका, नीचे की ओर आया, क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स नीचे की ओर आते हैं, क्यों ऐसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में अर्थ उसके ऊपर अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स रेन ड्रॉप्स के ऊपर में, क्योंकि अर्थ एक बॉडी हो गया और रेन ड्रॉप्स एक बॉडी हो गए, उसके कारण में ही ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं, आप अप हिल जा रहे हैं, ठीक है, हिल्स में अगर आप जाते हैं, हिल में जब आप चढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? और जब आप नीचे की ओर उतरते हैं हिल से, उतना ज़्यादा थकान नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण में वो पर्सन थक जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा थक जाता है, परंतु नीचे की ओर आता है तो उतना ज़्यादा थकान महसूस नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है और वो नीचे की ओर ही जा रहा है, उसको उतना ज़्यादा थकान महसूस नहीं होता। परंतु जब वो ऊपर जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जाता है अर्थ के, तो उसको वहाँ पर थकान महसूस होता है। ठीक है, तो शुरू से ही ये सारे चीज़ों को बहुत सारे साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर ने, मैथमेटिशियन ने सोचा, देखा, जाना, है ना। उसके बाद फिर में ये ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है वो बाद में आया। उसके पहले जो थ्योरी आए प्लैनेट्स के बारे में, जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो प्लैनेट्स का मोशन कैसे होता है, सेलेस्टियल जो बॉडीज़ होते हैं, हेवनली बॉडीज़ जो होते हैं, उनका मोशन कैसा होता है, इसके बारे में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी था कि वास्तव में एक्चुअली ये होता कैसे है, मतलब वो मोशन कैसे करते हैं, कौन से पाथ से मोशन करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज आए और उसको मैं बताऊंगा, यहाँ पर डिस्कस करूंगा डिफरेंट थ्योरीज अबाउट प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन, तो इनके बारे में डिफरेंट जो थ्योरीज थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो थ्योरी था हमारे पास में वो आया टॉलमी के थ्रू। ठीक है, टॉलमी के थ्रू, और ये आया लगभग 100 AD में, और इस थ्योरी का नाम दिया जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी था ये थ्योरी का नाम दिया जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो आप बोलेंगे जियोसेंट्रिक थ्योरी होता क्या चीज़ है सर? तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड जियो और सेंट्रिक से मिलकर बना हुआ है ये जियोसेंट्रिक। तो जियो मतलब होता है अर्थ और सेंट्रिक मतलब आपको पता है सेंटर। ठीक है, तो एक ऐसा थ्योरी इन्होंने दिया प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट जो होते हैं अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और अर्थ जो होता है वो सेंटर में होता है, इसके चारों ओर प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करेंगे? एपी साइकिल्स बनाते हुए। अब आप बोलेंगे एपी साइकिल्स क्या होता है? तो एपी साइकिल्स क्या होता है, एक स्मॉल सर्कल, ऐसा सर्कल बनाते हुए ये क्या करते हैं, इसके चारों ओर अर्थ के रिवॉल्व करते हैं। ये एक हो गया, इसके बाद यहाँ पर एक और प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, फिर और ऐसा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एपी साइकिल्स कैसे बनता है। ये अर्थ हो गया,
तो यहाँ पर देखिए एक प्लानेट है, यहाँ पर ये प्लानेट का मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। यहाँ पर ये एक सर्कल बनाया, फिर एक सर्कल बनाया, फिर ये सर्कल बनाया, देखिए सर्कल बनाते जा रहा है और ये मोशन भी करते जा रहा है, सर्कल बना बना के ये मोशन करते जा रहा है। और यहाँ पर ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, सर्कल, और ये क्या है, किसका मोशन है, ये प्लानेट का मोशन है। तो वैसे ही प्लैनेट्स जो है एपी साइकिल्स बनाते हुए, ये छोटे छोटे सर्कल्स, ये क्या है, एपी साइकिल्स, ठीक है, ये भी एपी साइकिल है, ये भी एपी साइकिल है, ये भी एक एपी साइकिल है। ये तो है, मैं प्लैनेट का आपको बताया कि प्लैनेट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही एक प्लैनेट हो गया, मान लीजिए वीनस हो गया, फिर यहाँ मरकरी हो गया, ये भी मरकरी भी ऐसे एपी साइकिल्स बनाते हुए अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, अर्थ सेंटर में होता है, ठीक है, अर्थ सेंटर में होता है। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कल बनाते हैं, एपी साइकिल्स बनाते हैं, बहुत सारे एपी साइकिल्स, और ऐसा करके वो एक, जो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन देख रहे हैं वो कैसा सर्कुलर डायरेक्शन है ना, सर्कुलर डायरेक्शन में जाते हैं एपी साइकिल्स बनाते हुए, और अर्थ सेंटर में होता है। तो ये थ्योरी दिया था टॉलमे ने 100 AD में, इस थ्योरी को बोला जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब उसके बाद में आर्यभट्ट जो थे हमारे इंडिया के, तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकंड में आर्यभट्ट्स कंट्रीब्यूशन, आर्यभट्ट्स कंट्रीब्यूशन। तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया वो 5th सेंचुरी में दिया, 498 AD में, ठीक है, इस समय में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 100 AD में आया और यहाँ पर 498 AD, मतलब लगभग 500 साल बीत गए, 500 साल के आसपास में, 500 ईयर्स के आसपास में आर्यभट्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। और उन्होंने बताया क्या, इसका जस्ट ऑपोजिट, अर्थ जो होता है वो सेंटर में नहीं होता, सन सेंटर में होता है, और सन के चारों ओर जो प्लैनेट होते हैं वो सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक प्लैनेट हो गया, यहाँ पर फिर एक और प्लैनेट हो गया, ठीक है, ये एक प्लैनेट हो गया। तो ऐसे प्लैनेट जो हो रहे हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, और एंड सन इज एट द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट के सेंटर में सन होता है। और यहाँ पर न केवल आर्यभट्ट जी ने ये सारी चीज़ों को बताया, उन्होंने ये भी बताया कि अर्थ जो होता है वो अपने एक्सिस में रोटेट करता है, अर्थ अपने एक्सिस में क्या करता है, रोटेट करता है। इसको भी इन्होंने इस कंट्रीब्यूशन को दिया है सारी चीज़ों में। और भट्ट जी ने और भी बताया कि जो लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये जो होता है वो क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट क्यों होता है, ये सारी चीज़ों को आर्यभट्ट जी ने बताया, ठीक है, 498 AD में। परंतु अनफॉर्चुनेटली आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन था वेस्टर्न कंट्रीज में जा नहीं पाया, जिसके कारण में इनका जो आइडिया था वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया, इनका जो बात था, इनका जो फैक्ट था वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया। तो ये जो टॉलमे का 100 AD में जो दिया गया जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसी को लोग समझते रहे सही। और इन्होंने जो बुक लिखा था द अल्मागेस्ट, उसमें ही ये सारी चीज़ों को बताया था टॉलमे ने जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में, लोग इसी को सच मानते रहे, ठीक है। ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मतलब जाना उन्होंने आर्यभट्ट जी का, क्योंकि ये आइडिया जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था, ये वर्ल्ड वाइड वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो थ्योरी यहाँ पर मैं आपको बताया, उसके बाद एक थर्ड थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। और वो थ्योरी है अपना हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, निकोलस कोपरनिकस के थ्रू में वो दिया गया था, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब बोलेंगे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी होता क्या चीज़ है। ये कुछ नहीं है जो थ्योरी आर्यभट्ट जी ने दिया था कि सन जो होता है वो सेंटर में होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर वही चीज़ों को इन्होंने बताया, सन सेंटर में होता है और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एंड सन इज एट द सेंटर। ये प्लैनेट हो गया, ये प्लैनेट हो गया, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी को बताया था निकोलस कोपरनिकस ने। किसने? निकोलस कोपरनिकस। और ये कहाँ के थे? ये थे पोलैंड के। ठीक है, पोलैंड के, यूरोपियन कंट्रीज में से एक कंट्री है पोलैंड, वहाँ के थे निकोलस कोपरनिकस। और इन्होंने 1473 से 1543 के बीच में ये चीज़ों को बताया था, ये सारे चीज़ों को। और यही बात को थ्योरी है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी को टाइको ब्राहे, ठीक है, नाम टाइको ब्राहे, और उनका जो असिस्टेंट है जोहानस कैप्लर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइको ब्राहे एंड जोहानस कैप्लर, फोर्थ वाला, कंट्रीब्यूशन कैप्लर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टाइको ब्राहे ने ये जितने भी डेटा थे, जितने भी इन्होंने चीज़ों को बताया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में निकोलस कोपरनिकस ने इस समय में, तो इन्होंने वो सारे चीज़ों को ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया अपने नेकेड आई से विदाउट एनी एड ऑफ टेलीस्कोप, क्योंकि उस समय में टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे। इन्होंने अपने नेकेड आई से क्या किया, ऑब्जर्व किया जितने भी प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, वो सारी चीज़ों को अपना होल लाइफ इन्होंने डिवोट कर दिया टाइको ब्राहे ने, होल लाइफ। और ये कब आए थे टाइको ब्राहे? ये आए थे 1546 से 1601 के बीच में। और जोहानस कैप्लर जो थे इनके असिस्टेंट थे, याद रखिएगा असिस्टेंट, ये आए थे 1571 से 1640 के बीच में। तो इन्होंने अपने नेकेड आई से विदाउट एनी एड ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जर्व किया और इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वो डेटा को जोहानस कैप्लर ने 20 ईयर का ऑब्जर्वेशन किया और उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में एक फेमस लॉ दिया जिसको बोला जाता है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। क्या लॉ दिया? कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो देखिए काम डेटा कलेक्ट करने का टाइको ब्राहे ने किया, उसको कंपाइल किया असिस्टेंट जोहानस कैप्लर ने, और ये सारे डेटा से इन्होंने एक लॉ दे दिया जो प्लानिटरी मोशन का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एकदम बहुत ही फेमस लॉ है, जिसको बोलते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, है ना। आप पढ़ेंगे भी आगे, यहाँ पर चैप्टर में दिया है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन को। और इसी के थ्रू में बहुत सारे डिस्कवरी हुए हैं और इसी के थ्रू जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया, ये सारे चीज़ों के द्वारा इस डेटा के थ्रू। और यही जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके थ्रू में बहुत सारी डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ के थे, पोलैंड के थे, और यहाँ पर ये जो है वो डेनमार्क के थे, दोनों यूरोपियन कंट्री से। मगर जो हमारा आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन था अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड नहीं हो पाया, जिसके कारण में लोग 1500 तक सोचते रहे कि जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है टॉलमे के थ्रू दिया गया था वो थ्योरी ही रियल है, बाकी तो और कुछ है नहीं हमारे पास देखने के लिए, कोई थ्योरी हमारे सामने में आया नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया आर्यभट्ट जो दिए थे थ्योरी, उसके बाद में कब थ्योरी आया 1500 में, ठीक है, कोपरनिकस के थ्रू में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। तो ये जो थे पोलैंड के, यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो वहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ों को बताया। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन जो आया टाइको ब्राहे का और जोहानस कैप्लर का, तो इन्होंने ये सारी चीज़ों को डेटा को कलेक्ट किया और कैप्लर जो थे उन्होंने ये डेटा को कलेक्ट करके ये सारे लॉ को बनाया, जो प्लैनेट के लिए 3 लॉस जो दिए गए हैं
केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। उसके बाद फिर हमारे आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में डिटेल से समझाया। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।